हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन एंड एब्सोल्युटली ग्रेट। तो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका मेहराज सर और आपके लिए लेके आया हूं, अरे क्या लेके आया हूं, जिसका आपको इंतजार था। वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। सर कौन सी घड़ी आ गई? अरे मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा पहला लेक्चर रहेगा ऑन गन शॉट सीरीज फॉर क्लास 11। तो क्या पढ़ने वाले हैं हम आज पढ़ने वाले हैं सेट थ्योरी, सेट थ्योरी, सेट थ्योरी। ठीक है, बहुत टाइम से आप इंतजार कर रहे थे कि कब मैथ्स का लेक्चर आएगा, तो फाइनली आपको मेरे प्यारे बच्चों आज हमारा पहला लेक्चर होगा ऑन सेट थ्योरी। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम अपनी कहानी आज की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके सर जी, स्टार्ट करेंगे। बड़ा ही आसान चैप्टर, बड़ा ही बेसिक चैप्टर, और सब बच्चों को ये चैप्टर तो आता ही आता है। ठीक है, जिसका नाम है सेट्स। तो आपकी टेक्स्ट बुक पर पहला चैप्टर है ये। ठीक है, और ये रहेगा आज का हमारा पहला लेक्चर ऑन द गन शॉट सीरीज। ठीक है, वन शॉट नहीं, गन शॉट। ठीक है चलिए 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 चलिए। और यह है हमारी जेके बोस वाला टेलीग्राम 11-12। यहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो, नोटिफिकेशंस बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अपडेट आप रहते रहोगे। और आपको जो क्लास नोट्स है सर, क्लास नोट्स हमें कहां पर मिलेंगे? अरे क्लास नोट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गेट फ्री क्लास नोट्स ऑन पीडब्ल्यू ऐप। तो हमारी आप प्ले स्टोर पे जाओगे, वहां से हमारी पीडब्ल्यू की ऐप डाउनलोड करोगे, वहां पर आपको ये क्लास नोट्स भी बेटा मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, आई होप इट इज क्लियर। यहां तक ये छोटी मोटी बात आपको समझ आई होगी कि क्लास नोट्स कहां मिलेंगे, वो हमें अपनी ऐप पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए चलिए सर, ठीक है, सब कुछ समझ आ गया। चलिए सर, इसमें क्या पढ़ना है हमें? अरे ये हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू सेट्स। टॉपिक्स इसमें यही यही है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है, और ऑपरेशन ऑन सेट्स एंड वेन डायग्राम एंड पीवाईक्यूज एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं साथ साथ दिखाऊंगा जो आने के चांसेस हैं। ठीक है, जैसे अगर आप सेट्स की बात करोगे कि सेट क्या होता है, सबसे पहले वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय सेट? सर सेट क्या होता है, सेट क्या होता है, सेट क्या होता है? अगर मैं डेफिनेशन पे आऊं, व्हाट इज अ सेट? इट इज अ कलेक्शन। सर कलेक्शन किसकी है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ओके सर, ठीक है। अगर हम सेट को पहले छोटी सी डेफिनेशन में आपको दूं, सेट क्या है, तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट इज अ कलेक्शन, तो a collection of well defined objects. A collection of well defined objects is known as a set, is known as a set. तो अगर मैं कलेक्शन लूंगा एंड वेल डिफाइंड की, एक कलेक्शन ली जाएगी ऑब्जेक्ट्स की, उसको हम सेट बोलते हैं। कब सेट बोलते हैं? जब वो मेरी कलेक्शन होगी, जब वो मेरी कलेक्शन होगी, जब वो मेरी कलेक्शन वेल डिफाइंड होगी। अरे सर ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? अरे देखिए वेल डिफाइंड का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए वेल डिफाइंड का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों। वेल डिफाइंड का मतलब है जिसका मीनिंग हर बंदे के लिए सेम हो, जो प्रॉपरली डिफाइन किया जाए, जिसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन हो। अब जब उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होगी तो उसका जो मीनिंग है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक चेंज नहीं होगा, उसका मीनिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो हर इंसान के लिए उसका मतलब एक ही है, तो सेम मीनिंग फॉर एवरीवन। तो वेल डिफाइंड यही होता है, सेम मीनिंग फॉर एवरीवन, सेम मीनिंग फॉर एवरीवन, सेम मीनिंग फॉर एवरीवन। अरे ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होता है वेल डिफाइंड? सर वेल डिफाइंड आपने बताया सेम मीनिंग फॉर एवरीवन, तो जिसका जो मीनिंग हो वो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। तो इसका मतलब क्या है? पर मीनिंग, या आप बोलोगे ओपिनियंस, ओपिनियन जिसमें आएंगे, पर्सनल बायस जिसमें आएगा। ठीक है, पर्सनल बायस क्या आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? पर्सनल ओपिनियन की कोई वैल्यू होगी? अरे वो नहीं होगी, क्योंकि इसका मीनिंग हर किसी के लिए सेम है।
तो आप बोलोगे पर्सन टू पर्सन ये चीजें वेरी नहीं होंगी, वेरी नहीं होंगी, वेरी नहीं होंगी। समझ आई बात? ऐसे कलेक्शन को हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं? ये कलेक्शन मेरी वेल डिफाइंड है और उस कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सर, मुझे फिर से समझा दीजिए कि इस वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। ये मुझे यहां तक थोड़ा तामझाम अभी समझ नहीं आया कि सर इस वेल डिफाइंड का दरअसल मतलब क्या है। आपने बोला सेम मीनिंग फॉर एवरीवन, जरा एग्जांपल से समझाइए। तो चलिए एग्जांपल से समझा देता हूं। देखो मैं बता देता हूं आपको, जरा मुझे बताइए, अगर मैं लूं कलेक्शन ऑफ गुड बॉयज, चलो क्या मैं ऐसे लूंगा, चलिए कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। क्लास 11th मैंने एक कलेक्शन ली है। अरे सर कौन सी कलेक्शन है? दैट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट बॉयज या कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, ठीक है, इन एन एरिया। चलिए किसी एरिया में हम कलेक्शन बनाएंगे, किन की कलेक्शंस बनाएंगे? ब्यूटीफुल गर्ल्स की। अगर आप यहां पर देखोगे, यहां पर जो ये वर्ड है, यहां पर जो ये वर्ड इंटेलिजेंट है और यहां पर जो ये वर्ड ब्यूटीफुल है, क्या ये वेल डिफाइंड है? क्या ये वर्ड इंटेलिजेंट और क्या ये वर्ड जो ये इंटेलिजेंट वर्ड है, इंटेलिजेंट जो ये वर्ड इंटेलिजेंट है, और क्या ये ब्यूटीफुल जो ये वर्ड है, क्या ये वेल डिफाइंड है? क्या ये वेल डिफाइंड है? क्या ये वेल डिफाइंड है? सर मुझे बता दीजिए, क्या ये वर्ड वेल डिफाइंड है? सर ये तो वेल डिफाइंड है, लेकिन कैसे वेल डिफाइंड है? मैंने क्या बताया वेल डिफाइंड होने का मतलब? कि सेम मीनिंग फॉर एवरीवन, जिसका मीनिंग पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। लेकिन अगर आप देखोगे ब्यूटीफुल बॉयज की बात की, सॉरी ब्यूटीफुल गर्ल्स की बात की जाए या इंटेलिजेंट बॉयज की बात की जाए, अब कोई यहां पर लड़की नाराज ना हो जाए कि सर आपने इंटेलिजेंट बॉयज क्यों बोला। चलिए इसीलिए मैंने यहां पर इंटेलिजेंट स्टूडेंट लिखा, क्योंकि यहां पर प्यारी बच्चियां नाराज हो सकती है। ठीक है, अब यहां पर ब्यूटीफुल बॉयज क्यों नहीं लिखा? अब लड़के है ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। ठीक है, समझ आई बात? तो कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। अब देखिए, क्या ये इंटेलिजेंट वर्ड वेल डिफाइंड है? मान लो मेरा दोस्त है, मुझे कोई बोलेगा क्या ये इंटेलिजेंट है? मैं दूंगा ये तो मेरा दोस्त है, हाँ सर ये तो इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है। अब कोई तीसरे बंदे को मैं बोलूंगा, मान लो वो उसका दुश्मन हो, वो बोलेगा उस बंदे को क्या वो इंटेलिजेंट है? नहीं, वो बोलेगा नहीं ये बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं है, इसको कुछ आता ही नहीं है। तो अगर आप देखोगे यहां पर इंटेलिजेंस का जो मीनिंग है ये पर्सन टू पर्सन वेरी होता है। अरे किसी बंदे के लिए एक इंडिविजुअल इंटेलिजेंट है, किसी दूसरे बंदे के लिए वही सेम इंडिविजुअल डफर भी हो सकता है, गधा भी हो सकता है। ठीक है, समझ आई बात? तो यहां पर जो इंटेलिजेंट वर्ड है, यहां पर जो ये ब्यूटीफुल वर्ड है, ब्यूटीफुल वर्ड है, नहीं सुना आपने वो कहावत, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। अरे जो ये ब्यूटी भी है, ब्यूटी इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अरे हर किसी पर्सन के लिए इसका मीनिंग अलग अलग है, तो वेल डिफाइंड नहीं है, तो सेम मीनिंग फॉर एवरीवन नहीं है, इसका मतलब ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। तो नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड। तो अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है, जब ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब क्या ये सेट होगा? आप बोलोगे सर ये और ये नॉट अ सेट, नॉट अ सेट, नॉट अ सेट, ये भी सेट नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर आपको बोला जाता कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, अगर हम नेचुरल नंबर्स की कलेक्शन लें, अगर मैं किसी मैथ नोइंग पर्सन जो होगा, जिसको इसके बारे में कुछ पता है, तो इसको मैं बोलूंगा कि मुझे बताइए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो उनको डिफाइन कैसे किया गया है? काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। तो हर बंदे के लिए, बंदी के लिए काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर्स बोला जाता है। तो ये वेल डिफाइंड है। अरे ये वेल डिफाइंड है, अरे ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्यों वेल डिफाइंड है? क्योंकि सेम मीनिंग है हर किसी बंदे के लिए। वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो सो इट इज ए सेट, सो इट इज ए सेट, सो इट इज ए सेट। समझ आई बात? तो इसीलिए क्या है, इसीलिए ये सेट है, इसीलिए ये सेट है, इसीलिए ये सेट है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, ये समझ आया होगा। अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है
सर सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, सेट को रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाए, उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए? अरे सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सर दो तरीके हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके हैं, ठीक है। डेफिनेशन तो आपको पता होगी, खाली आपको मैं रिकॉल करवाऊंगा कि सर कौन कौन से दो तरीके हैं, कौन कौन से दो तरीके हैं सेट को लिखने के लिए। सर जो एक तरीका है जिसको मैं बोलता हूं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और यहां पर क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं सर, रोस्टर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, दीज आर द वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। रोस्टर फॉर्म में हर कोई एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब क्या है, जो जो भी मेंबर होगा ना इस सेट को, उसको हम एलिमेंट बोलते हैं सेट का, ठीक है, ये याद रखिएगा। एलिमेंट ऑफ अ सेट का मतलब क्या है, एलिमेंट ऑफ अ सेट का मतलब है मेंबर ऑफ द सेट, ये टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए, ठीक है। यहां पर मैं लिख लूंगा, आपको पता होगा, याद रखिएगा। मेंबर्स ऑफ द सेट, members of the set, members of the set are known as the elements, उनको हम बोलते हैं elements of a set, क्या बोलते हैं, सेट के elements, ओके। इसी तरह number of elements of a set, ऑफ अ सेट ए। अगर मेरे पास एक सेट ए है, सेट को हमेशा कैपिटल लेटरों से डिनोट किया जाता है, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको हम बोलते हैं कार्डिनैलिटी, क्या बोलते हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट, कार्डिनैलिटी ऑफ ए। डिनोट कैसे किया जाता है सर, इसको डिनोट ऐसे ही किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है ऐसे या ऐसे, ठीक है, लेकिन यूजुअल नोटेशन ये है तो हम यही यूज करेंगे। ऐसे ये भी होता है, जब आपको ये मॉड ए नहीं पढ़ेंगे इसको, अगर ए सेट है ना तो ये आपका होगा कार्डिनैलिटी ऑफ ए, लेकिन यूजुअली ये नोटेशन यूज की जाती है और आपका एनसीईआरटी भी यही नोटेशन यूज करता है, तो हम भी यही नोटेशन यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो सेट बिल्डर फॉर्म है, सॉरी जो रोस्टर फॉर्म है, इसमें हम क्या करते हैं, हर किसी एलिमेंट को लिस्ट करते हैं, जो जो एलिमेंट होता है ना सेट का, हर किसी सेट को, हर किसी एलिमेंट को अलग अलग तरीके से लिस्ट करते हैं, लिखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक सेट ए है, मैं बोलता हूं मान लो मेरे पास एक कलेक्शन है, क्या है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 18, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 15, गौर से सुनो, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 15 लेस देन, सॉरी कलेक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 18, 3 के मल्टीपल्स, 3 के मल्टीपल्स, 3 के मल्टीपल्स, और वो मल्टीपल्स क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। अरे मुझे नेचुरल नंबर्स लेने हैं, उसकी कलेक्शन लेनी है जो 3 के मल्टीपल्स होंगे और 18 से छोटे होंगे। जरा बताइए नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करें सर, 3 आएगा, इसके बाद क्या आएगा, 6 आएगा सर, इसके बाद क्या आएगा, 9 आएगा, बिल्कुल, इसके बाद क्या आएगा, 12 आएगा, इसके बाद क्या आएगा, 15, इसके बाद कुछ नहीं आएगा, क्योंकि लेस देन 18 मैंने बोला। तो आपको नहीं लग रहा इट इज अ कलेक्शन ऑफ द नेचुरल नंबर्स, बिल्कुल सर, इज अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स व्हिच आर द मल्टीपल्स ऑफ 3, बिल्कुल मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। और लेस देन 18, लेस देन 18, लेस देन 18, इसका मतलब हर कोई एलिमेंट को आपने अलग अलग तरीके से लिस्ट किया है। 3 देखा, उसको लिस्ट किया, 6, फिर 9, 12, 15, तो हर किसी एलिमेंट को आपने लिस्ट किया, उसको ब्रैकेट के अंदर रखा और कॉमा से सेपरेट किया, ठीक है। तो ऐसे अगर हम किसी सेट को लिखते हैं उसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे लिखें, हम हर किसी एलिमेंट को लिस्ट ना करें, हम खाली देखें कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, इसके बिहाफ पर, हर किसी एलिमेंट के बिहाफ पर हम एक वेरिएबल लेंगे, एक वेरिएबल या एक से ज्यादा वेरिएबल लिख सकते हैं। तो चलिए यहां पर अगर मैं बोलता जो एक्स है, What is X? It stands for all the elements of the set. ठीक है, ओके। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, जो ये X होगा इट विल बी अ मल्टीपल ऑफ n, इट विल बी अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, वायर n क्या होगा, n बिलोंग्स टू n, ये जानते हो ना, बिलोंग्स टू n का मतलब क्या है, n एलिमेंट है n का, और जो n होगा दैट इज लेस देन 6। अरे समझाई बात, आपने हर कोई एलिमेंट लिस्ट नहीं किया, एलिमेंट को अलग अलग लिस्ट नहीं किया, आपने एलिमेंट के बदले एक x लिया। एक्स क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट, बिल्कुल। फिर आपको देखना था कि एक्स किस टाइप का है, सर ये तो मल्टीपल है 3 का,
मल्टीपल है 3 का, तो इसका मतलब इट विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाय n, वायर n इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। जरा बताइए, n का वैल्यू अगर मैं 1 डालूं तो 3, n का वैल्यू 2 डालो 6, n का वैल्यू 3 डालो 9, n का वैल्यू 4 डालो 12, n का वैल्यू 5 डालो 15, बस लेस देन 6 है तो 5 तक ही जाना है। समझ आई बात? तो ये मेरी सेट बिल्डर फॉर्म होती है। क्लियर क्लियर क्लियर। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये आपको यहां तक समझ आया होगा। चलिए देखिए, सपोज ये क्वेश्चन है, देखो विच आर द फॉलोइंग आर सेट्स। आपको बोला गया है इनमें से कौन कौन सा सेट है। देखिए कौन कौन सा सेट है, विच आर द फॉलोइंग आर सेट्स, कौन सा सेट्स हैं, जस्टिफाई योर आंसर। द सेट ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जी। बिल्कुल, हर किसी बंदे को मैं बोलूंगा अरे मुझे लेटर्स, मुझे मंथ्स की कलेक्शन दे दो जो लेटर जे से स्टार्ट होगा, हर कोई बोलेगा जनवरी जून जुलाई, हुक्म बोला ना ऐसे ही, तो ये सेट है क्योंकि वेल डिफाइंड है, तो सेट है। ओके, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड 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 टैलेंटेड, कौन से 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं हिंदुस्तान के, इंडिया के। अरे जो ये टैलेंटेड वर्ड है इट इज नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि इसका मीनिंग पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, यहां पर पर्सनल ओपिनियन आ जाएगा, पर्सनल बायसनेस आ जाएगी, क्योंकि हर बंदे के लिए इसका मीनिंग सेम नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, अरे बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कौन है, इनकी कलेक्शन बताइए, ये भी सेट नहीं होगा, क्योंकि बेस्ट, बैड, गुड, अगली, ब्यूटीफुल, डफर, इंटेलिजेंट, इट डजंट हैव एनी सेंस। मतलब ये है ना कि वेल डिफाइंड चीजें नहीं है, इनका मीनिंग पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, सब्जेक्टिविटी आ जाती है इसमें, ठीक है, तो ये सेट नहीं माना जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लब, बिल्कुल बॉयज वेल जेंडर है, वेल डिफाइंड चीज है, तो इसको सेट माना जाएगा, सेट माना जाएगा। इसी तरह नेचुरल नंबर लेस देन 100, कौन सा नेचुरल नंबर लेस देन 100 है, 1 से 99 तक, बिल्कुल बिल्कुल ये भी सेट है, क्यों, क्योंकि वेल डिफाइंड है। इसी तरह द कलेक्शन ऑफ द नॉवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन से नॉवल लिखे हैं, अरे जो जो नॉवल लिखे हैं इसने वो इस कलेक्शन में आ जाएगा, तो वो सेट बनाएगा। अगर ये लिखता कि द कलेक्शन ऑफ गुड, द कलेक्शन ऑफ गुड नॉवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद, उन नॉवेल्स की कलेक्शन लीजिए जो अच्छी होंगी और मुंशी प्रेमचंद में लिखी है। अरे अच्छा होना क्या है, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, ये अच्छा होना क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है ये, ठीक है, समझ आई बात। अगर बोलते कि द कलेक्शन ऑफ बैड नॉवेल इज रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद, अरे अगेन ये बैड क्या होता है, ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, हर किसी इंसान के लिए इसका, मान लो कोई नॉवल मैंने मुंशी प्रेमचंद की देखी, मुझे अच्छी लगी, किसी दूसरे बंदे को मतलब वो पढ़ के बुरा लग सकता है, मुझे अच्छा लगा, तो अगेन पर्सनल ओपिनियन है ना, तो ये गुड नॉवेल की बात करता, सेट नहीं माना जाएगा। इसी तरह द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, अरे बिल्कुल इवन इंटीजर्स कलेक्शन सेट माना जाएगा। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, बिल्कुल ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, अरे डेंजरस एनिमल्स की कलेक्शन लीजिए दुनिया में, डेंजरस एनिमल्स, अरे ये भी कलेक्शन सेट नहीं बनाएगी, क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों वेल डिफाइंड नहीं है, अगर मैं किसी को बोलूं, अगर मैं किसी को बोलूं, किसी को बोलूं कि सर कि मुझे बताइए कि कौन सा डेंजरस एनिमल है सबसे ज्यादा, कोई बोलेगा लायन, कोई बोलेगा टाइगर। अगर यहां पर कोई पुकी गर्ल बैठी होगी वो बोलेगा सर सबसे ज्यादा डर तो मुझे कॉकरोच से लगता है, ठीक है। तो लड़कियों को अगर बोलेंगे कि डेंजरस एनिमल क्या है, वो बोलेंगे कॉकरोच सबसे डेंजरस है, ठीक है। बट अगेन पर्सनल ओपिनियन है, समझ आई बात, तो सेट नहीं माना जाएगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर, ये समझ आया, ठीक है। तो चलिए जरा ये क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए बहुत आसान है ये, अप्रोप्रिएट सिंबल्स यूज करनी है, बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग टू, ओके, किसमें ए 1 2 3 4 5 6, क्या 5 इसका एलिमेंट है, बिल्कुल सर, तो हम बोलेंगे ये बिलोंग करेगा। क्या 8 इसका एलिमेंट है, नहीं है तो बिलोंग नहीं करेगा। क्या 0 इसमें है, नहीं है तो नहीं करेगा। क्या 4 इसमें है, बिल्कुल बिलोंग करेगा। क्या 2 इसमें है, नहीं बिलोंग करेगा। क्या 10 इसमें है, नहीं बिलोंग करेगा। सॉरी 2 तो है, मैंने क्या लिखा, 2 तो है, 4 भी है, 2 भी है, 2 भी है। क्या 10 है, 10 नहीं है, ठीक है। तो 5 है, 8 नहीं है, 0 नहीं है, 4 है, 2 है और 10 वो डज नॉट बिलोंग। डज नॉट बिलोंग का मतलब इसका एलिमेंट ये होगा नहीं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए राइट द फॉलोइंग इन द रोस्टर फॉर्म, इनको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। देखो ये किस फॉर्म में दी गई है, सर ये है सेट बिल्डर फॉर्म। आपको कैसे पता चला सेट बिल्डर फॉर्म है, अरे वेरिएबल का यूज किया गया है, वेरिएबल का यूज किया गया है, वेरिएबल का यूज किया गया है, समझ आई बात, समझ आई बात। तो दरअसल ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म है, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म है, ये तो ऐसे ही लिखा गया, इसकी रोस्टर फॉर्म बना है, ये भी एक ऐसी लिखी गई है कलेक्शन के अंदर, ये कौन सा सेट है, ठीक है।
तो अगर मुझे बताना होगा कि सर मुझे इंटीजर्स ढूंढने हैं, मुझे इसका क्या करना है सर, मुझे इसकी सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म बनानी है। तो एक्स क्या है, एक ऐसा इंटीजर जो -3 से बड़ा है, तो -3 भी आएगा क्योंकि इक्वालिटी भी है। फिर -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। अरे समझ आई बात? तो दिस इज द कलेक्शन, सॉरी दिस इज द सेट बिल्डर, सॉरी दिस इज द रोस्टर फॉर्म, क्योंकि हर किसी एलिमेंट को हमने अलग अलग लिस्ट किया है, ठीक है। इसी तरह द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6 है 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी तरह जरा मुझे इसकी बताइए, इसकी जरा मैं ले लूं, यहां पर इसकी जरा मैं ले लूं, ये आ जाता है एग्जामिनेशन में 1 या 2 मार्क्स का, 1 या 2 मार्क्स का आया हुआ है ये, ठीक है। तो ये आपका पीवाई को भी मानूंगा मैं ये पार्ट, और बहुत आसान है ये भी। सर इंटीजर्स ढूंढिए, सॉरी 2 डिजिट वाले नंबर ढूंढो, 2 डिजिट वाले नंबर ढूंढो जिनका डिजिट सम आएगा 8। जरा ढूंढो 2 डिजिट वाला सम, 1 8 1 7, इसका उल्टा 7 1 आएगा, 2 6, फिर इसका उल्टा 6 2, बिल्कुल 2 डिजिट वाले नंबर होने चाहिए। ओके सर, और 3 5, और 5 3 बिल्कुल, और 4 4 बिल्कुल, 4 4, और 8 0। सर 8 0 को उल्टा कर लो, वो 0 8 आएगा, बट 0 8 तो 8 आएगा, दैट विल बी ए सिंगल डिजिट नंबर, ठीक है। 2 डिजिट वाला नंबर ढूंढना है, तो ये हमारी रिक्वायर्ड कलेक्शन होगी, ठीक है। इसी तरह इट इज ए प्राइम डिवाइजर। बताओ 60 को कौन कौन सा प्राइम डिवाइजर डिवाइड करता है, बताइए। अरे 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो सर, वो तो 2 इंटू 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो सर, वो तो 4 इंटू 15 आता है, बिल्कुल। इसको मैं लिखूं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 15, समझ आई बात। तो 2 स्क्वायर आएगा 4, 4 इंटू 15 होगा 20, 23 होगा 60। तो प्राइम डिवाइजर कौन कौन, इसका कौन सा प्राइम नंबर इसको डिवाइड करता है, 2 3 5। इसी तरह इसने बताया है ई एक सेट है सच दैट इट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, तो इसमें टी आएगा, फिर आर आएगा, फिर आई आएगा, फिर ओ, फिर जी आएगा, फिर ओ आएगा, फिर एन आएगा। सर फिर से ओ ले ले, नहीं, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड इन सेट। फिर एम लेंगे, फिर ई लेंगे, ई नहीं आया हुआ है। सर इसके बाद टी आएगा, नहीं ऑलरेडी ले चुके हैं। आर आएगा, आर भी ले चुके हैं, और इसके बाद हम वाई आएगा, ठीक है। याद रखना है लेटर्स लिखने अलग अलग करके, कॉमा करके, और ख्याल रखना है रेपिटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट। इसी तरह सेम इज द केस विद दिस, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह ये होमवर्क है, लगा लेना। इस सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, रोस्टर फॉर्म में लिखिए। देखिए आपको बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग का नल सेट्स, तो ये आएगा टाइप्स ऑफ सेट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहां से आया, टाइप्स ऑफ सेट्स से। अब सर सेट्स के टाइप क्या होता है, हमको पता है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट या जिसको नल सेट बोलते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आता। सिंगलटन सेट जिसमें एक ही एलिमेंट आएगा। फाइनाइट सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे या तो कोई नहीं आएगा। तो सेट जो एम्प्टी हो या जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उसको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। इसी तरह इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जो फाइनाइट ना हो, जैसे नेचुरल नंबर्स का सेट, रैशनल नंबर्स का सेट, रियल नंबर्स का सेट, इंटीजर्स का सेट, ठीक है, होल नंबर्स का सेट, या कलेक्शन ऑफ सर्कल्स इन अ प्लेन, इनफाइनाइट सेट है। द कलेक्शन ऑफ लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। समझ आई बात। इसी तरह जरा मुझे बताइए, इसने बोला है कौन सा इसमें नल सेट है, कि कौन सा नल सेट है। तो नल सेट कौन कौन है, नल सेट कौन कौन है सर, कौन कौन सा नल सेट है, मींस कौन कौन सा एम्प्टी सेट है। ऐसा एक नेचुरल नंबर्स का सेट लीजिए, ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट लीजिए, वो 2 से डिवाइड होगा। अरे क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो ऑड है और 2 से डिवाइड होगा? अरे ऑड नंबर अगर 2 से डिवाइड होगा फिर वो ऑड नहीं रहेगा, फिर तो वो इवन है। तो ऐसा कोई ऑड नंबर है ही नहीं, ये नल है। तो यहां पर तो नल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें 2 आ जाएगा, 2 एक प्राइम नंबर है, इवन है, बिल्कुल नॉट इक्वल टू 5। क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है? नहीं, ऐसा कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो एम्प्टी सेट है। तो y इज अ कॉमन पॉइंट बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। अगर आपके पास 2 पैरेलल लाइंस हैं, क्या इनका कोई कॉमन पॉइंट है? नहीं सर, इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। अगर इनका कोई कॉमन पॉइंट होता फिर ये इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएंगे, पैरेलल नहीं रहेंगे, तो ये भी क्या है आपका, तो दिस इज आल्सो एम्प्टी सेट, ठीक है। समझ आई बात। फिर ये व्हाट डू यू मीन बाय द कार्डिनल नंबर, आया है ये कि व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ एन एम्प्टी सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ एन एम्प्टी सेट का मतलब एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी क्या है। कार्डिनलिटी का मतलब कुछ कितने एलिमेंट्स एम्प्टी सेट में होते हैं, कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो इसका आंसर 0 आएगा। समझ आई बात,
ठीक है, क्लियर है ये। चलिए ये तो बता दिया, ऐसे करवा दिया अभी एज ए क्वेश्चन। ठीक है, सपोज ये कौन सा फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है, कौन सा फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है, कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा सेट इनफाइनाइट है। सर द सेट ऑफ मंथ्स इन ए ईयर, द सेट ऑफ मंथ्स इन ए ईयर, सर ये तो फाइनाइट है। काश ये इनफाइनाइट होता तो हम बूढ़े ही नहीं होते। ठीक है फाइनाइट है क्योंकि 12 मंथ से, 12 मंथ के बाद साल चेंज हो जाता है। इसमें सर ये इनफाइनाइट है, चलता ही जाता है। सर ये फाइनाइट है। सर द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़ा। कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो 100 से बड़े हैं, 100 से बड़े हैं, 100 से बड़े हैं, दैट इज इनफाइनाइट सेट। अगेन समझ आई बात। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से छोटे और प्राइम नंबर, सर ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, सो दिस इज अ फाइनाइट सेट। आई होप इट इज क्लियर, ये समझ आया होगा। ठीक है, ओके चलिए आगे। स्टेट वेदर दीज आर finite or infinite. Again, set of line is parallel to x axis. Parallel कितने लाइन x axis को parallel डाल सकते हैं सर? इनफाइनाइट लाइन। तो I में लिखूंगा I है इनफाइनाइट। अरे कितने लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट में है सर? फाइनाइट। अरे कितने नंबर्स हैं जो मल्टीपल 5 के? 5, 10, 12, 5, 10, 15, 20, 25 चलता ही जाता है। तो ये इनफाइनाइट है। द कलेक्शन ऑफ एनिमल्स इन द अर्थ, ये फाइनाइट है। सर क्यों फाइनाइट है? अरे मान लो आपको 50,000 साल लगेंगे, लेकिन फाइनाइट टाइम तो लगेगा ना। मान लो 100 साल लगेंगे काउंट करने में, बट फाइनाइट टाइम ही तो लगेगा, तो फाइनाइट सेट माना जाएगा। सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कितने सर्कल्स ओरिजिन से पास हो सकते हैं? अरे एक पॉइंट के जरिए से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स में पास कर सकता हूं प्लेन में। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, तो इनफाइनाइट आएगा। तो कितने सर्कल्स, देखो मान लो ये मेरा ओरिजिन है, अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं और यहां से यहां तक सेंटर मानूंगा, क्या मैं ऐसे एक रेडियस सेंटर बना सर्कल बना सकता हूं? बिल्कुल। चलो यहां पर कोई पॉइंट लेता हूं, ये रेडियस मानता हूं, क्या ऐसे एक सर्कल बना सकता हूं? अरे बिल्कुल एक सर्कल ऐसे बना सकता हूं। इसी तरह मैं ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स ले सकता हूं, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स प्लेन में, सच दैट उस पॉइंट से इस ओरिजिन तक मैं रेडियस मानता हूं। ठीक है, तो जब सर्कल खींचेंगे वो उसी से पास होगा ना, तो कितने सर्कल्स मिलेंगे? ऐसे इनफाइनाइटली मेनी सर्कल्स मिलेंगे। ठीक है, समझ आई बात? तो इसका आंसर इनफाइनाइट आएगा। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद डेफिनेशंस आपने पढ़ी हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द इक्वल सेट? सेट्स इक्वल कब होते हैं? अब डेफिनेशंस आपने पढ़ी हैं, मैं खाली ऑरली आपको रिकॉल करवाऊंगा। तो टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल, दो सेट्स इक्वल होते हैं जब उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होते हैं और एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होते हैं और एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। ठीक है, समझ आई बात? अगर खाली देखो, याद रखिएगा, याद रखिएगा, अगर मैं बोलता हूं ना, देखो देखिए, देखिए नजर रखिए, ए क्या है आपका? सर ए है मेरा 2,3। सर बी क्या है आपका? बी है मेरा एक्स, सच दैट एक्स सोल्यूशन है। किसका सोल्यूशन? इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन है। तो जरा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो इसका मतलब जो बी आएगा वो तो एक्स है, एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब एक्स की क्या क्या वैल्यूज आएंगी? इसका मतलब एक्स आएगा सच दैट प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर 0 आने का मतलब एक्स प्लस 2 0 होगा, एक्स प्लस 3 0 होगा। इसका मतलब एक्स आएगा -2 और आएगा -3 के बराबर। इसका मतलब -2 -3 आएगा इसका आंसर। क्या ए और बी बराबर है? अरे सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है। अगर ये बोलता ना क्या ये सेट इक्विवेलेंट है, बिल्कुल। टू सेट्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट, दो सेट्स को इक्विवेलेंट बोलते हैं, इक्विवेलेंट बोलते हैं, इक्विवेलेंट बोलते हैं जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होंगे। ठीक है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स खाली बराबर होंगे तो इक्विवेलेंट सेट्स बोलते हैं। मान लो सेट ए है, इसमें 10 एलिमेंट है, सेट बी में भी 10 एलिमेंट है, तो इनको इक्विवेलेंट बोलते हैं। लेकिन जब एलिमेंट्स भी सेम होंगे फिर ये इक्वल बन जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर -2 -3, यहां पर 2 3। अरे कहां राजा भोग और कहां गंगू तेली? तो ए इज नॉट इक्वल टू बी होगा। समझ आई बात? समझ आई बात? समझ आई बात? यहां पर जरा कर लो इसको फॉलो को, F O L W, बिल्कुल।
जरा वुल्फ का देख लो, WOLF लेटर्स, क्या दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? बिल्कुल। इसमें और उसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, दोनों में 4-4 एलिमेंट्स हैं। क्या एलिमेंट्स भी सेम है? बिल्कुल। यहां पर F, यहां पर F, यहां पर 0 O, यहां पर O, यहां पर L, यहां पर L, यहां पर W, यहां पर W। अरे किस ऑर्डर में लिखा जाएगा एलिमेंट्स को वो मैटर नहीं करता, एज लॉन्ग एज नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और एलिमेंट सेम हो तो सेट्स बराबर होते हैं। ठीक है, इसका मतलब दूसरे केस के लिए आप बोलोगे, दूसरे केस के लिए आप बोलोगे A B के बराबर है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, ये समझ आया होगा। ठीक है, चलिए आगे, चलिए देखिए, आपको बोला गया है मेक द करेक्ट सिंबल। ये क्या होता है? सबसेट या डज नॉट ए सबसेट, इज नॉट ए सबसेट। सबसेट का मतलब क्या है? अगर मैं बोलूं चलिए, अगर मैं कभी ऐसे बोलता हूं बी इज ए सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ बी, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज कंटेन्ड इन ए। समझ आई बात? अगर मैं बोलता हूं कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज कंटेन्ड इन ए। अगर मैं बोलूं बी इज ए सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज कंटेन्ड इन ए। अगर बी ए का सबसेट है, इसका मतलब हर कोई एलिमेंट जो बी में है वो ए में भी है। ठीक है, समझ आई बात? और अगर ये चीज कभी कभार हो जाए कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी और बी इज ए सबसेट ऑफ ए, आपने देखा होगा अगर ए का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, इसका मतलब क्या है? ए बी के अंदर है, बी ए के अंदर है, तो इसका मतलब क्या है? ए बी के बराबर होता है। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी। समझ आई बात? तो यही बोल रहा है, क्या इस सेट का हर कोई एलिमेंट है? देखो 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, 4 यहां पर है, 4 यहां पर है। ठीक है, तो ये सबसेट है। अरे समझ आई बात? ऐसी आप देख ए बी सी, यहां पर ए है, यहां पर ए नहीं, तो ये सबसेट नहीं है। तो इसी तरह बाकी सवाल लगा सकते हो आप। खाली आपको देखना है अगर ए के एलिमेंट इफ बी इज कंटेन्ड इन ए, मींस बी का हर कोई एलिमेंट ए में है तो बी इसका सबसेट होगा। और ये कंडीशन भी याद रखिएगा, अगर ए बी के अंदर है और बी ए के अंदर है, इसका मतलब दरअसल ये बराबर है। ठीक है, इफ ए इज कंटेन्ड इन बी एंड बी इज कंटेन्ड इन ए, तो इट मींस दैट द सेट्स आर इक्वल। बिल्कुल, ये भी सबसेट है। X is a circle in the plane, X is a circle in the plane of the unit radius। नहीं, ये सेट इसके अंदर है, ना कि ये इसके अंदर है, क्योंकि इसमें कोई भी सर्कल आएगा, इसमें खाली वो सर्कल्स आएंगे जिनका रेडियस 1 यूनिट होगा, लेकिन इसमें सारे सर्कल्स आएंगे 1 रेडियस वाले और 2 रेडियस वाले, या कोई भी सर्कल जिसका रेडियस यूनिट रेडियस होगा या यूनिट रेडियस नहीं होगा, तो सबसेट नहीं होगा। ठीक है, X इज ए ट्रायंगल, अरे कहां सबसेट होगा? X is an equilateral triangle, it is a subset of the triangle, क्योंकि every equilateral triangle is a triangle। X is a even natural number और even natural numbers आपके इंटीजर्स भी होते हैं, तो सबसेट है। समझ आई बात? बहुत आसान है, अब मैंने दिखा दिया, अब इसमें क्या करना था। इसी तरह जरा ये देखिए, ये लगा लेना, मुझे बताइए, बोल रहा है ट्रू फॉल्स। देखिए ए बी, ये इसका सबसेट नहीं, देखो ए बी यहां पर है, तो ये सबसेट है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, ये मैं दिखा देता हूं। चलिए, ये हो गया, ये लगा लेना खुद से। देखो 1 2 3 इज सबसेट ऑफ 1 3 2, नहीं, कहां सबसेट? ये तो फॉल्स है, क्योंकि 2 तो इसमें है ही नहीं। देखो ए इज अ सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सबसेट ट्रू है, ट्रू है। अब ये बोल रहा है, देखो इसने बोला ना ये बिलोंग करेगा, तो बिलोंग करने का मतलब क्या है? जो ये है, ये एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है? ये एलिमेंट है। एलिमेंट होने का मतलब ये मेंबर है, किसका मेंबर है? इस सेट का मेंबर। क्या इस सेट में ऐसा एलिमेंट दिखता है? आप बोलोगे सर ए, अरे इसने खाली ए नहीं बोला है, इसने बोला है ए, और ए को वर्दी पहनाई है, इस वर्दी के साथ क्या ये इस ऐसे दिखता है? अगर ये इसका एलिमेंट होगा ना, तो इसका मतलब बिल्कुल हूबहू एलिमेंट, ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही आपको यहां पर दिखेगा। अरे कहां दिख रहा है? इसका मतलब ये फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स है। ठीक है, तो ये भी इसके बाद कर लेना। ओके, अब ये है, मान लो ये इंटरवल्स हैं, आप जानते हो क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, ये कौन सा इंटरवल है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स ले लो जो -4 से छोटे हैं और -6 से लेसर इक्वल हैं, तो ये सेमी अपन होता है -4 से 6 तक, तो 6 को क्लोज लिखो ऐसे, तो ये मेरा इंटरवल है। ठीक है, समझ आई बात? ये क्या है? सारे रियल नंबर्स -12 से बड़े, -12 से -10 तक, लेकिन -12 और -10 छोड़ना है, इंक्लूड नहीं करना है, तो ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। समझ आई बात? तो इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों 0 को इंक्लूड करना है, बिल्कुल,
और लेस देन 7 अगेन सेमी ओपन है। यहां पर क्या बोला गया, 3 को भी इंक्लूड कीजिए, 4 को भी इंक्लूड कीजिए। सो दिस इज माय क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। समझ आई बात, समझ आई बात, समझ आई बात, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब ये बोल रहा है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लो। अरे बहुत आसान है, क्या लिखूंगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। चलो मैं ऐसे करूंगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। x एक रियल नंबर है और x क्या है, लेस देन 0 ग्रेटर देन -3। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। क्या है इसकी, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। इसी तरह जरा मुझे इसको लिखना होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड जो x होगा दैट इज लेस देन 12 ग्रेटर देन 6। लेकिन इसने स्क्वायर ब्रैकेट रखा है, इसका मतलब इंक्लूड करना है बाउंड्रीज को, तो इंक्लूड करना है बस ऐसे। इसी तरह ये भी हो जाएगा। समझ आई बात। तो इंटरवल्स हमारे तीन तरह के होते हैं, क्लोज्ड, ओपन और सेमी ओपन या सेमी क्लोज, ठीक है। क्लोजर का मतलब होता है कि दोनों बाउंड्रीज को इंक्लूड करना होता है, दोनों में से एक बाउंड्री को छोड़ो, आप बोलोगे सेमी ओपन या सेमी क्लोजर, और दोनों एंड पॉइंट्स को छोड़ो, दोनों बाउंड्रीज को छोड़ दो तो उसको बोलते हैं ओपन, ठीक है। मींस मान लो इसने दोनों को छोड़ा है ना, दोनों ये एंड पॉइंट दोनों को छोड़ा है, ओपन इंटरवल। अरे दोनों को इंक्लूड किया, इसीलिए सारे इक्वल, तो क्लोजर। दोनों में से एक को छोड़ा है, सेमी ओपन। दोनों में से एक को छोड़ा है, सेमी क्लोजर बोला है, सेमी ओपन बोला, एक ही बात है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, समझ आया होगा। ओके सर, इसके बाद जरा ये सवाल क्या कहता है, ये बोलता है कि आप क्या यूनिवर्सल सेट प्रपोज करोगे ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यूनिवर्सल सेट होता क्या है, ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है। यूनिवर्सल सेट अगर मैं बोलूं ना, ये मान लो सबसे बड़ा सेट होता है, सबसे बड़ा सेट, सबसे बड़ा सेट जो सब सेट्स को कंटेन करे। मैं बोलूंगा, अगर मैं यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करूंगा, मैं बोलूंगा लार्जेस्ट सेट, लार्जेस्ट सेट containing all the other sets, all the other sets under consideration। अब ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास किस तरीके के सेट्स दिए गए हैं, उसी टाइप के हिसाब से हम यूनिवर्सल सेट प्रपोज करेंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट मान लो लार्जेस्ट सेट कंटेनिंग ऑल द अदर सेट्स अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। जरा मुझे बताइए, और डिनोट इसको यू से किया जाता है, याद रखिएगा यू, ठीक है। अगर मेरे पास सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स हैं, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, तो यूनिवर्सल सेट क्या आएगा सर, क्लियरली जो यूनिवर्सल सेट आएगा एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल। अरे चाहे राइट ट्रायंगल्स हो, चाहे ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हो, अरे दोनों ट्रायंगल्स हैं और ये सबसेट्स आएंगे किसके, इस सेट के सबसेट्स आएंगे। एक्स इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन, एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, ठीक है। अगर ये आपका सेट है, सेट यू, ये क्या, ये सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स यू के अंदर आएगा। अरे यू क्या है, दैट इज अ सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन द प्लेन, तो ये इसी के अंदर आएगा। और इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों जो ये है, ये भी इसी के अंदर आएगा। इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट क्या आएगा, ठीक है। समझ आई बात, बहुत ही आसान। चलो आगे, चलो अब इसके बाद हम आएंगे अपने वेन डायग्राम पे। वेन डायग्राम क्या होता है, अरे वेन डायग्राम पे आएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय वेन डायग्राम। वेन डायग्राम होती है मेरे प्यारे बच्चों, इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। किसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, सेट्स की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। ओके, तो अगर मैं डिफाइन करने बैठूं, दैट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या विजुअल रिप्रेजेंटेशन, कोई बोले एक ही बात है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, pictorial representations of sets and the various relationships between them। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स एंड द वेरियस रिलेशनशिप बिटवीन देम, उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। देखिए मान लो मेरे पास सबसे बड़ा सेट क्या है, मेरे पास सबसे बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट को ऐसे डिनोट करेंगे, एक बड़ा सा ट्रायंगल बनाएंगे, सर ये मेरा यूनिवर्सल सेट होगा। अब जो भी मेरे पास सेट होगा वो इसी के अंदर होगा। मान लो ये मेरे पास सेट ए है, और मान लो मेरे प्यारे बच्चों ये मेरे पास सेट बी है, ठीक है। अरे ये मेरे पास सेट ए है, ये मेरे पास सेट बी है। अगर मैं यहां से यहां तक पूरा रीजन ले लूं, पूरा रीजन लेने का मतलब क्या है, आपने एलिमेंट लिए ए के और एलिमेंट लिए बी के, उनका इकट्ठे कलेक्शन बनाया,
इकट्ठे कलेक्शन बनाया, इकट्ठे कलेक्शन बनाया, इनको क्या बोलते हैं सर? इनको तो यूनियन बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। तो यूनियन क्या रिप्रेजेंट करेगा? कैसे यूनियन होगा सर? ये तो ये तो यूनियन होगा, इसमें ए भी आ गया, बी भी आ गया, पूरा पूरा पोर्शन ले लिया आपने सर, पूरा पोर्शन ले लिया। ये तो ए है, ये तो बी है, समझ आई बात? तो जो ये ग्रीन वाला पोर्शन हमारा होगा, तो जो ये वेन डायग्राम यहां पर होगी इस केस में, ये वेन डायग्राम किसकी वेन डायग्राम होगी? ये होगी ए यूनियन बी की। किसकी? ए यूनियन बी की। समझ आई बात? तो ए यूनियन बी क्या होता है सर? मैं जानता हूं, इसमें आते हैं सारे एलिमेंट्स एक्स, सारे एलिमेंट्स उठाने हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स? जो ए में होंगे या और एक्स बिलोंग्स टू बी, तो ये मेरा यूनियन होता है। तो यूनियन में क्या आता है? इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ए के भी एलिमेंट उठाओ, बी के भी एलिमेंट उठाओ, उनकी एक इकट्ठे कलेक्शन बनाओ, उसको यूनियन बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेरा यूनियन होता है। ओके सर, चलिए, और इस डायग्राम को हम बोलेंगे वेन डायग्राम, रिप्रेजेंटिंग व्हाट? रिप्रेजेंटिंग व्हाट? रिप्रेजेंटिंग द यूनियन। इसी तरह अगर मैं ऐसे डायग्राम बनाता सर, अगर ऐसे आप डायग्राम बनाते, ये तो यूनिवर्सल सेट है, बिल्कुल ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, बिल्कुल यूनिवर्सल सेट है। बाकी सेट जो होंगे सर वो इसके अंदर ही होंगे। मान लो ये सेट एक है, बिल्कुल ये सेट, ये एक सेट ए है, बिल्कुल, और एक और सेट मैंने लिया ऐसे। जरा जो ये पोर्शन है, जरा जो ये, मान लो ये ए है, मान लो ये ए है, और मान लो ये बी है। सर जो ये पोर्शन है, जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, अगर आप देखोगे जो रेड वाला पोर्शन है, ये दोनों को कॉमन है, दोनों को कॉमन है, दोनों को कॉमन है। तो इसको मैं क्या बोलता हूं सर? इसको मैं क्या बोलता हूं? ये मेरा क्या है? अरे सर ये तो हमारा, ये तो हमारा ये तो हमारा इंटरसेक्शन है। तो ये होगा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो ये रीजन है विच इज कॉमन टू बोथ ए एंड बी, दोनों को कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा इंटरसेक्शन होगा। बढ़िया सर। सर अगर ऐसे वेन डायग्राम बनाओगे आप, देखो मान लो अगेन सब वेन डायग्राम से दिखाऊंगा। ये मान लो ये है, और ये एक और वेन डायग्राम बनाओ। ओके सर, जो ये पोर्शन है, जो ये पोर्शन है, जो ये पोर्शन है, देखो अगर आप देखोगे, पहले नजर रखो, जो ये पूरा पोर्शन है ना, ये ए है, मान लो ये ए है, और इससे मैं ये पोर्शन बाहर निकालूंगा तो बचेगा कितना? ये। तो इसका मतलब आपने 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 ए से बाहर क्या निकाला? आपने ए से वो वाला पोर्शन बाहर निकाला जो ए और बी के दरमियान कॉमन था। मींस ए और बी के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट्स है ना, वो मैं बाहर निकालूंगा। तो बचेगा कितना सर? बचेगा इतना ही। देखो जिसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, अरे बचेगा इतना ही। जिसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, ये वाला पोर्शन, अरे बिल्कुल सर इतना ही बच गया। तो ये ए माइनस बी कहलाएगा। अगर ये पूरा का पूरा ए है, तो ये ए माइनस बी कहलाएगा, बिल्कुल। और ये पूरा सेट क्या है आपका? सर ये पूरा सेट ए है आपका, और ये पूरा सेट बी मान लो। अगर मैं खाली इतना ही लेता, अगर मैं खाली इतना ही लेता सर, ये तो बी माइनस ए कहलाएगा, ये तो बी माइनस ए कहलाएगा। आपने क्या किया? जो ए और बी का कॉमन था, आपने बी पोर्शन अगर ए से बाहर निकाला, जो ए और बी के दरमियान कॉमन था, तो बचेगा रेड वाला, बचेगा व्हाइट वाला पोर्शन ए माइनस बी। अगर आप बी से वो वाला पोर्शन कॉमन निकालोगे जो ए और बी के दरमियान कॉमन है, ए और बी के दरमियान कॉमन है, और बी में से ए इंटरसेक्शन बी मींस कॉमन वाला पोर्शन बाहर निकालोगे, तो ये आएगा बी माइनस ए। समझ आई बात? इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। और यहां से आप वेन डायग्राम से क्लियरली देख सकते हो, अगर मैं ए माइनस बी कर लूं, बिल्कुल ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को इसके साथ यूनियन कर लो। अरे सर ये कौन सा पोर्शन? ये तो इंटरसेक्शन पोर्शन है। इसके साथ अगर मैं इसको यूनियन कर लूं ए इंटरसेक्शन बी के साथ, ये पूरा का पूरा ए ही वापस आता है। इसी तरह अगर मैं बी माइनस ए को इंटरसेक्शन करूं, यूनियन करूं ए इंटरसेक्शन बी के साथ, बी माइनस ए ये है, इसको अगर मैं यूनियन इसके साथ करूं, ये तो पूरा का पूरा ये कवर कर जाएगा, ये तो पूरा का पूरा बी है। तो बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज इक्वल टू बी। तो यू कैन क्लियरली सी इट फ्रॉम वेन डायग्राम। ठीक है, ये होती है इंटरसेक्शन की वेन डायग्राम, यूनियन की, और ये होती है डिफरेंस ऑफ सेट्स की। ठीक है, इसके बाद सर एक और वेन डायग्राम जरा बनाते हैं। देखो एक और वेन डायग्राम मैं आपके लिए बनाऊंगा। देखो देखिए, मान लो
ये सेट ए है, ये सेट ए मान लो, तो सेट ए के बाहर क्या है सर, सेट के ए के बाहर ये है, तो ए के बाहर वो वाला पोर्शन होगा यूनिवर्सल सेट में, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। क्या बोलते हैं इसको, मैं प्यारे बच्चों बोलता हूं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। क्या बोलता हूं इसको, मैं बोलता हूं ए कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलता हूं ए कॉम्प्लीमेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो ए से बाहर होगा, इसको ऐसे लिखो या ए सी से भी लिख सकते हैं, लेकिन ए प्राइम ही लिखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी वाला भी ए प्राइम ही लिखता है। क्या ये होता है सर, यूनिवर्सल सेट है, ए इससे बाहर निकालो, बस ये होता है यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट से ए बाहर निकालो, मींस जो ए से बाहर होगा उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। समझाई बात, समझाई बात, समझाई बात। तो ए ये है, ए मेरे प्यारे बच्चों ये है, ए ये है, ये आपका ए है, बिल्कुल ये पूरा का पूरा ए है। अब इसके बाहर क्या है, इसके बाहर वो ग्रीन वाला पोर्शन है, तो ये होगा इसी सेट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, समझ आई बात। और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों याद रखिएगा प्रॉपर्टी, जो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन किया जाए उनका कॉम्प्लीमेंट, दैट इज इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। प्रूफ याद नहीं करना आपको, बट ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट अलग अलग होता है, लेकिन यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है। जो ये इंटरसेक्शन है यूनियन में चेंज हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट अलग अलग होगा, यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डे मॉर्गन लॉज। डे मॉर्गन, इसको डे मॉर्गन लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, हम बोलते हैं डे मॉर्गन लॉज। क्लियर है बात, ओके, ये चीज याद रखिएगा, ये होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब इसी तरह देखिए, मान लो, चलो देखिए ये है ए और ये है बी, क्या ए बी का सबसेट है, बिल्कुल सर ए बी का सबसेट। तो ए यूनियन बी आपके हिसाब से क्या आना चाहिए सर, ये तो बी आना चाहिए। तो यहां पर ये पॉइंट भी याद रखिएगा, अगर ए सबसेट होगा बी का, तो ए यूनियन बी आपका बड़ा वाला सेट आएगा बी। अगर ए होगा सबसेट बी का, तो इनका जो इंटरसेक्शन आएगा, जो कॉमन पोर्शन होगा इनका वही आएगा, वो होगा ए। तो अगर मैं ए यूनियन बी करूं, वो आएगा क्या ए बी का सबसेट है, बिल्कुल ए बी का सबसेट, इनका यूनियन आएगा ए बी सी, वो तो बी ही है। ठीक है, जरा इनमें से एक पार्ट दिखा देता हूं क्योंकि ये बहुत आसान पार्ट है, ये हो जाएंगे आपसे। चलिए देखिए, देखो मान लो मैं करूंगा ए यूनियन बी। देखो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, देखो वो होगा 1 2 3 4, बिल्कुल। अब बी के साथ यूनियन करो, 3 4 आया हुआ है, 5 6 आ जाएगा, तो 5, 6 आएगा, बिल्कुल। फिर करो ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ करो, अगर सी के साथ यूनियन करेंगे, मान लो मैं ये पार्ट आपको करवाऊंगा सर, यूनियन सी के साथ करो तो आएगा 1 2 3 4 5 6 आएगा ए। ए यूनियन बी पूरा आ गया। अब देखो सी में क्या है, 5 6 7 8, तो 5 6 7 8 मीनस 5 7 8 भी आएगा। तो ये होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो बाकी पार्ट भी आपको आ जाएंगे, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है और बहुत आसान है, अगर आप भी गया एग्जामिनेशन में तो क्या ही उखाड़ देगा। ठीक है, कर लोगे आप। सर आर मेरा क्या है, आर मेरा सेट ऑफ, सर आर मेरा क्या है, आर मेरा सेट ऑफ रियल नंबर्स है, आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अगर मैं रियल नंबर से रैशनल नंबर्स निकालता हूं तो वो तो आर माइनस क्यू आएगा। अगर मैं रैशनल नंबर से रियल नंबर्स सॉरी अगर मैं रियल नंबर से रैशनल नंबर्स निकालूंगा, रियल नंबर से रैशनल नंबर्स निकालूंगा, बचेगा क्या, अरे रियल नंबर्स तो या रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे, क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर इरेशनल छुपा है, रैशनल छुपा है। तो अगर मैं आर माइनस क्यू करूंगा, वो क्या आएगा, वो आएगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। समझ आई बात, ये याद रखिएगा। सर विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसजॉइंट सेट्स, याद रखिएगा डेफिनेशन, ए इंटरसेक्शन बी 5 आएगा, तो इस 5 का मतलब एम्प्टी सेट आएगा, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट का मतलब याद रखिएगा कि कॉमन पोर्शन कोई नहीं होगा।
जब दो सेट्स का कॉमन पोर्शन नहीं होता तो उन सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। क्या ये और ये डिसजॉइंट है? क्या ये और ये डिसजॉइंट है? अरे सर इनका कॉमन तो है, कॉमन तो है, फॉलोज हैं, फॉलोज हैं, फॉलोज हैं। इसी तरह बाकी देख सकते हो, ठीक है, बाकी भी आप देख सकते हो अपने एंड से। खाली देखना है डिसजॉइंट होने का मतलब है इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। इंटरसेक्शन 5 होगा तो डिसजॉइंट है, इंटरसेक्शन 5 नहीं होगा तो डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे। चलिए ये भी लगा लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप कर लोगे ये। देखो मान लो मैं आपको ए यूनियन ये करना सिखाऊंगा, बहुत आसान है। ए यूनियन सी कर लो। सर ए यूनियन सी होगा 1 2 3 4, सी क्या है 3 4 5 6, तो 5 6 आएगा। अब मुझे ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट अगर करना होगा तो ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? ए यूनियन सी से बाहर क्या होगा यूनिवर्सल सेट में? तो ए यूनियन सी को छोड़ो, उसको बाहर निकालो, फिर देखो यूनिवर्सल सेट में बचेगा क्या। मींस ए यूनियन सी के बाहर क्या है? अरे ए यूनियन सी है ना ये 1 3 4 5 6, तो 1 3 4 5 6 ये बाहर निकालो, ये बाहर निकालो, तो बचेगा क्या? बचेगा 7 8 9, तो यही कॉम्प्लीमेंट होगा इसका। समझ आई बात? ठीक है, ओके। 1 2 3 4 3 4 5 6, ओके। ऐसे ही बाकी पार्ट्स भी कर लेना, ठीक है। चलिए अगर मैं आपको बी माइनस सी करना सिखाऊं, बी माइनस सी क्या होगा सर? सर बी ये है और सी ये है। क्या बी और सी का कोई कॉमन है? क्या बी और सी का कोई कॉमन है सर? बी और सी का कोई, अरे सर कोई कॉमन नहीं है तो बी माइनस सी वापस से बी ही आएगा, ठीक है। तो बी माइनस सी आपको वापस से बी ही आता है। नहीं 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 सर 4 तो कॉमन है। अरे 4 कॉमन दिखता है मुझे, तो ये कट हो जाएगा, इसमें बाहर निकालना है। सिक्स भी है, सिक्स भी है, तो सिक्स भी बाहर जाएगा। देखो 4 भी कॉमन, 4 कॉमन, 6 कॉमन, 6 कॉमन, बाहर बाहर निकालना है, बाहर निकालना है, तो 2 8 बचेगा, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। पहले देखो बी माइनस सी क्या आएगा? 4 6 बाहर जाएगा, बोलो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 2 8 को काटो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब इस सेट के बाहर यूनिवर्सल सेट में क्या आएगा? यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट हम तब निकाल सकते हैं जब यूनिवर्सल सेट पहले डिफाइन किया गया होगा, ठीक है। तो 8 है निकालो बाहर, 2 है निकालो बाहर, बचेगा क्या? वही मेरा कॉम्प्लीमेंट होगा। सर बचेगा आपका 1 3 4 5 6 7 9, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट होगा। चलो चलिए ये मैं दिखा देता हूं, और ये आया हुआ सवाल है, बहुत बार ये पूछा जाता है, ठीक है, बहुत बार ये आता है सेट थ्योरी से। अगर यू ये है तो वेरीफाई, इन दोनों में से एक एक पार्ट दिखाऊंगा, दूसरा आप कर लेना, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है। ये हर साल आते हैं, इस साल भी 2 मार्क्स से आने के चांसेस है। देखिए फिर बताइए मुझे व्हाट इज ए यूनियन बी। सर ए यूनियन बी क्या होगा? ए क्या है सर? ए है 2 4 6 8 9, तो ये होगा 2 4 6 8। सर बी क्या है? सर बी में आएगा 2 2 तो आ चुका है, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, तो ये यूनियन बी होगा 2 4 6 8, बिल्कुल, फिर 3, फिर 5, फिर 7। सर यहाँ पर तो 2 है, दो बार नहीं लिख सकते, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट, ओके, तो एक ही बार लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? सर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा, इसको काट लो, 2 2 ये कट जाएगा, मान लो देखो आपके लिए मैं ऐसे लिखूंगा, देखो ये काट लो, आपको कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी बाहर निकालना, यू माइनस ए यूनियन बी, तो 2 कट गया, 4 भी, 6 भी, 8 भी, 3 भी, 5 भी, 7 भी, तो बचेगा क्या सर? बचेगा 1 और बचेगा 9, तो कॉल दिस एज फर्स्ट। समझ आई बात? तो इतना ही बचेगा। ऑल्सो व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब देखिए, ए ये है तो क्या कटेगा? देखिए, तो 2 काट लो, 2 कटेगा, 4 भी, 6 भी, 8 भी, तो बचेगा क्या? 1 3 5 7 9, ठीक है। समझ आई बात? तो ये आएगा, ओके। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा?
2357 ठीक है। तो क्या होगा देखिए, तो 2 कटेगा, 3 कटेगा, 5 कटेगा, 7 कटेगा, दैट इज 1, बिल्कुल 4 6 8 9। तो मुझे मेरे प्यारे बच्चों बताइए व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बताइए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन, कॉमन क्या है इनका, सर इनका कॉमन है 1 है, 1 है बिल्कुल, 3 तो है ही नहीं सर, 5 भी है ही नहीं सर, और 9 कॉमन, तो 1 कॉमन 9 इनका कॉमन आएगा, तो इनका कॉमन पोर्शन 1 कॉमन 9 आएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या दिखेगा, व्हाट, मैं बोलूंगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो हो गया वेरीफाई। इसी तरह दूसरा पार्ट होमवर्क है, ऐसे ही लगा लेना, इनको बोलते हैं डे मॉर्गन लॉस, ठीक है। कभी कभार आपको ऐसे बोला जाएगा, यू गिवन दिस ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, वेरीफाई डे मॉर्गन लॉस, तो वो पता होने चाहिए, ये डे मॉर्गन लॉस इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है, इनको डे मॉर्गन लॉस बोलते हैं, डे मॉर्गन लॉस। ओके, समझ आई बात। तो जरा ये फिल इन द ब्लैंक्स, ए का कॉम्प्लीमेंट, देखो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, अरे जो ए के अंदर है जो ए के बाहर है उनका यूनियन करो, वो तो पूरा का यूनिवर्सल सेट आएगा। फाई कॉम्प्लीमेंट के बाहर पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, फाई के अंदर कुछ नहीं है, इसका मतलब जो कुछ भी है फाई के बाहर है, यूनिवर्सल सेट में है, तो फाई कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, वो तो ए आएगा। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, अरे ए और ए कॉम्प्लीमेंट का कोई इंटरसेक्शन होगा, कोई नहीं होगा। अरे ए का मतलब ए के अंदर क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए के बाहर क्या है, अरे क्या कोई कॉमन एलिमेंट होगा इनका, अगर इनका कोई कॉमन एलिमेंट है इसका मतलब ऐसा एलिमेंट है जो ए के अंदर है, ए के बाहर बाहर भी है, इट डजंट मेक एनी सेंस, एलिमेंट ए के अंदर है या तो बाहर होगा, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो अंदर भी हो बाहर हो, नहीं, तो फाई आएगा। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट के बाहर कुछ है, नहीं, तो फाई आएगा, फाई आएगा इसका कॉम्प्लीमेंट, उसका इंटरसेक्शन ए के साथ करो तो फाई इंटरसेक्शन ए फाई आएगा। समझ आई बात, समझ आई बात। तो चलिए ये सवाल मैं दिखा देता हूं, आया हुआ नहीं, मे भी अगर यहां से सवाल बने तो ये भी बन सकता है अगर लॉन्ग में पूछें। चलो देखिए, आपको बोला गया है शो दैट ए इज इक्वल टू बी गिवन दीज कंडीशंस, ए यूनियन बी दिया गया है ए यूनियन सी के बराबर, और ए इंटरसेक्शन बी दिया गया ए इंटरसेक्शन सी के बराबर। देखिए चलिए लेट्स हैव अ लुक ऑन द प्रूफ। चलिए कंसिडर, देखिए कंसिडर, देखो वी नो दैट, हम जानते हैं सर, क्या मैं लिख सकता हूं बी को, मैं लिख सकता हूं बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, बताओ अगर मैं ए यूनियन बी लूं, क्या ए यूनियन बी में ए आता है, सर बिल्कुल। क्या ए यूनियन बी में बी आता है, सर बिल्कुल बी आता है। ए यूनियन बी में ए भी आता है, बी भी आता है। अगर इसका इंटरसेक्शन किसके साथ किया जाए, बी के साथ किया जाए, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, बी के बराबर आएगा, बिल्कुल बी के बराबर आएगा। तो मैं लिख सकता हूं उसको बी इंटरसेक्शन, व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज गिवन टू बी ए यूनियन सी, बिल्कुल ए यूनियन सी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे, तो ये बी है, दैट इज बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आप जानते हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो यूनियन इंटरसेक्शन है दैट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। ओके सर, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, सर ए इंटरसेक्शन, देखो बी इंटरसेक्शन, चलो आपके लिए लिखूंगा एक एक्स्ट्रा सा, बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, इसको लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी। क्या मसला होगा इसके साथ, कुछ नहीं होगा। मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये बी है, जरा मुझे बताओ सर जो ये है ना ए इंटरसेक्शन बी, ये तो ए इंटरसेक्शन बी है, अरे ये तो ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है, तो इसके बदले सर मैं ए इंटरसेक्शन सी डाल सकता हूं, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर आएगा, लिखो वो बी इंटरसेक्शन सी ही आएगा, ऐसे बिल्कुल ठीक है। क्या किया सर आपने, ए इंटरसेक्शन बी के बदले ए इंटरसेक्शन सी डाला, देखो इसके बदले में ये डाल सकता हूं, गिवन है ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर, और ये अपनी जगह लिखा, बिल्कुल। जरा मैं इसको सी बाहर निकाल सकता हूं ऐसे, क्या मैं लिखूं इसको बी इज इक्वल टू,
अरे देखो मान लो इंटरसेक्शन सी, तो मैं लिखूं इसको ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अरे सर बिल्कुल लिख सकते हो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बिल्कुल बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। अरे भाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, भाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अरे लिख सकते हैं, जरा कर लो। इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, तो मैं करूं इसको सी इंटरसेक्शन बी, सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए, यूनियन सी इंटरसेक्शन ए, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे कर लो ए इंटरसेक्शन सी, बिल्कुल बीच में यूनियन अपनी ही जगह रहेगा, बी इंटरसेक्शन सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब सी को इस साइड में लिखो, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी या ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है। ओके सर, यहां तक तो हो गया। अब मुझे बताइए सर ये तो बी है, व्हाट इज ए यूनियन बी? सर ए यूनियन बी है ए यूनियन सी, बिल्कुल दिस इज ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। बताओ मेरी जान, मेरे प्यारे बच्चों, ए यूनियन सी में ए आता है, बिल्कुल, सी आता है, बिल्कुल, और इसका सी के साथ इंटरसेक्शन किया जाए तो कॉमन क्या आएगा? सी आएगा पूरा का पूरा, क्योंकि ए यूनियन सी में सी है, तो ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन सी के साथ करो, सी ही आएगा। अरे यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो अगर ए का इंटरसेक्शन आप बी के साथ करो, और ए का इंटरसेक्शन सी के साथ करो, और ए का यूनियन बी के साथ करो, ए का यूनियन सी के साथ करो, अगर वो बराबर है, इसका मतलब दरअसल सेट्स भी बराबर है, बी और सी बराबर है, ठीक है। याद रखिएगा, यही चीज प्रूव करनी थी। ये देखिए, अगर दोनों में से एक कंडीशन ड्रॉप हो जाए, मान लो इंटरसेक्शन बराबर है, क्या बी सी के बराबर होगा? देखिए अब ये देख सकते हो एग्जाम्पल से, देखो लेट, चलिए ए मान लो आप 1 2 3, बी मान लो आप 3 4 5, एंड सी मान लो आप 3 6। बताओ मुझे व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? सर ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, इनका कॉमन क्या है? इनका कॉमन 3 है। बताओ व्हाट इज बी ए इंटरसेक्शन सी? ए का इंटरसेक्शन सी के साथ करो, देखो ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, खाली ये कॉमन है, बिल्कुल। ए का इंटरसेक्शन सी के साथ करो, खाली ये कॉमन है, अरे बिल्कुल यही कॉमन है, तो ये भी 3 आएगा। समझ आई बात? ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, तो मैं बोलूं ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। क्या बी सी के बराबर है? बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। वही तो इसने ठीक बोला था कि अगर ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के भी बराबर है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि ए भी बी के बराबर होगा। अब ए बी के बराबर कब होगा? अगर ए यूनियन बी भी ए यूनियन सी के बराबर आ जाता, और वो मैंने प्रूव कर दिया, वो फिर बराबर हो जाता, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, आपको मेरे प्यारे बच्चों समझ आया होगा। तो ये भी लगा लीजिएगा, ये मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं, बिल्कुल ये सवाल बिल्कुल ऐसे है जैसे ये सवाल किया, एग्जैक्टली इसका प्रोसीजर वही है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, यहां तक आपको समझ आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा पूरे एक गन शॉट में क्या हो गया, हमारा पहला चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा और आपने कंटेंट्स अच्छे से फॉलो किए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट गन शॉट के साथ, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 फिनिश करेंगे, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमको याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।